जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के 3 सुअर हुए हॉरिफाइड। बिहार पुलिस ने आर्मी के सर्विंग जेसीओ को किया गिरफ्तार, आर्मी ने की तुरंत कार्रवाई। एचएल ने किया क्लियर कि उनके आर&डी एक्टिविटीज़ को इंप्रूव करने वाली प्रोसेस में किसी भी कंपनी को नहीं किया गया है हायर। यूरोप का 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम जा सकता है 2050 तक, और भारतीय वायुसेना की योजना में सुपरसोनिक स्टेल्थ यूसीएवी। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में छतरू के जंगलों में एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। और अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 2 और सुअरों को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड कर दिया गया है। यानी कि इस ऑपरेशन में अभी तक टोटल 3 सुअर हॉरिफाइड किए जा चुके हैं, और जबकि एक और सुअर के ट्रैप होने की रिपोर्ट है, और उम्मीद है कि उसे भी बेहद ही जल्द हॉरिफाइड किया जाएगा। बाकी ढेर किए गए आतंकियों के पास से AK और M4 राइफल्स भी रिकवर की गई हैं। और अभी तक जो 3 सुअर सफलतापूर्वक हॉरिफाइड किए गए, तो उनकी पहचान सैफुल्ला, फरमान और बादशाह के तौर पर हुई है, और हर एक के सर पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। और इनमें से जो सैफुल्ला है, तो ये सुअरों के संगठन जैश का कमांडर भी था। बाकी किश्तवाड़ वाला जो ऑपरेशन है वो 9 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। इसमें आर्मी की 9, 5 और 2 पैरा SF के कमांडोज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG ये सभी शामिल हैं। और भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव्स भी एनकाउंटर साइट से रिकवर किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सुंदरबनी वाले एरिया से एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां LOC पर एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए इंडियन आर्मी के सूबेदार कुलदीप चंद ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन वीर गति को प्राप्त होने से पहले सूबेदार कुलदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक पाकिस्तानी आतंकियों के घुसपैठ के जो प्रयास थे उसको नाकाम कर दिया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सूबेदार कुलदीप चंद की आत्मा को शांति मिले, और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और हमारे इस वीर ने जिन पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है, तो वो जम्मू कश्मीर के अखनूर से भारत के क्षेत्र में घुसने के प्रयास में थे, और थर्मल कैमराज में उनकी मूवमेंट भी कैप्चर हुई है। पंजाब में पुलिस द्वारा इंडियन आर्मी के एक सर्विंग ऑफिसर को असॉल्ट करने वाला मामला शांत भी नहीं हुआ था, तो ऐसी ही एक और शर्मनाक घटना बिहार में घटी है, जहां बिहार पुलिस द्वारा इंडियन आर्मी के एक सर्विंग JCO और उनकी वाइफ के साथ दुर्व्यवहार करके उनको गिरफ्तार किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन इस बार इस तरह के मामलों पर इंडियन आर्मी की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई है। और इस मामले पर जानकारी देते हुए आर्मी के सूर्या कमांड के ऑफिशियल X हैंडल की तरफ से बताया गया है कि बिहार के तेल्हारा पुलिस स्टेशन के कर्मियों द्वारा आर्मी के एक सर्विंग JCO और उनकी वाइफ के साथ जो दुर्व्यवहार करके उनको गिरफ्तार किया गया था, तो इस मामले को आर्मी अथॉरिटीज़ ने बहुत सीरियस तरीके से लिया है। और ये घटना 9 अप्रैल की रात की है, जब बिहार पुलिस ने आर्मी के सर्विंग JCO को उनके निवास स्थान से उठाया था, और पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और फिर पुलिस की इस हरकत पर आर्मी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो लोकल आर्मी फॉर्मेशन के GOC थे, उन्होंने DG पुलिस बिहार के साथ मीटिंग करी। फिर जिसके बाद तुरंत ही SHO को सस्पेंड किया गया, और इस मामले पर IG लेवल की इंक्वायरी के आदेश दिए गए। और DGP बिहार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए फुल कोऑपरेशन का आश्वासन दिया है। और आर्मी की तुरंत कार्रवाई के बाद जो सर्विंग JCO हैं उनको भी तुरंत ही रिलीज किया गया था। और आर्मी के सर्विंग JCO को गिरफ्तार क्यों किया गया था, तो उसका कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, तो वो बेहद ही ज़्यादा शर्मनाक है, और इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कुछ ऐसे कार्रवाई करने की ज़रूरत है जिससे इस तरह की घटनाएं आगे से ना हो। तो आज HL ने अपने ऑफिशियल X हैंडल से एक बार फिर से कुछ और क्लेम्स को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है। और ये क्लेम्स कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए थे, जिनमें ये कहा गया था कि HL ने अपनी R&D एक्टिविटीज़ के बेंचमार्क के लिए कंसल्टेंसी फर्म PwC यानी कि प्राइस वाटरहाउस कूपर्स को सिलेक्ट किया है। तो इन सभी क्लेम्स को लेकर HL ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उन्होंने अपनी R&D एक्टिविटीज़ की बेंचमार्किंग के लिए इस तरह की किसी भी फर्म को अभी तक फाइनल नहीं किया है, जबकि HL ने ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज के मुकाबले अपने R&D फ्रेमवर्क की बेंचमार्किंग स्टडी करने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त करने के लिए RFQ यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को जारी किया था। यानी कि अभी कोई कंपनी फाइनल नहीं हुई है, और इस बेंचमार्किंग एक्सरसाइज को इनिशिएट करने का जो निर्णय है, तो वो हाई पावर कमेटी द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस के आधार पर लिया गया है। और इसके लिए किसी कंपनी को चुनने की जो प्रोसेस है, तो वो भारत सरकार की GEM पोर्टल के ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव मेथोडोलॉजी के माध्यम से की जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रही है, और किसी भी कंपनी को फिलहाल अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। और HL ने फिर से इस बात को दोहराया कि अभी तक ऑफिशियली किसी को भी काम नहीं दिया गया है, और इसके विपरीत अगर कोई जानकारी आती है तो वो प्रीमेच्योर या फिर इनकरेक्ट है। और HL का कहना है कि वे अपनी सभी प्रोक्योरमेंट एक्शंस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस रखते हैं। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि HL ने उन सभी रूमर्स को खारिज किया है जिनमें क्लेम किया जा रहा था कि HL ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म के तौर पर PwC कंपनी को फाइनल कर लिया है। जबकि एक्चुअल बात यह है कि अभी किसी को भी फाइनल नहीं किया गया, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रही है।
बाकी इसके अलावा HAL ने जो ALH कंट्रोवर्सी पर क्लैरिफिकेशन दिया था, तो HAL के उस क्लैरिफिकेशन पर क्रिटिक्स, डिफेंस एनालिस्ट तो उनकी तरफ से तुरंत ही रिस्पॉन्ड देखने को मिला है और जिस पर उन्होंने HAL से फ्लाइट सेफ्टी इश्यूज पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का जो 6th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने वाला प्रोग्राम है FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, तो उसको कुछ और डिले का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में डसॉल्ट एविएशन के CEO की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, तो वो इसी बात की तरफ संकेत करते हैं कि इस प्रोग्राम में जो 3 पार्टनर्स हैं उनके बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। जैसे कि अभी हाल ही में डसॉल्ट एविएशन के CEO ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को विकसित करने में एयरबस के साथ कॉपरेशन की आलोचना की थी और उनका कहना था कि कुछ ऐसा है जो कि वर्क नहीं कर रहा है और उसको रिव्यू किए जाने की ज़रूरत है। और जबकि ये जो FCAS वाला प्रोग्राम है, तो उसमें डिज़ाइन, बजट, IP राइट्स, इंडस्ट्रियल वर्क शेयर, तो इस तरह के अलग अलग इश्यूज़ पर पार्टनर्स के बीच डिसएग्रीमेंट अक्सर देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये जो प्रोग्राम है ये फेज़ 1B में है, जिसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स रिसर्च, डिज़ाइन और डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और इस फेज़ के पूरा होने के बाद फिर फेज़ 2 आएगा जिसमें एयरक्राफ्ट का डेमोन्स्ट्रेटर क्रिएट होगा। और जो पहले रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक फेज़ 2 को 2026 तक अनाउंस की जाने की योजना थी और उम्मीद जताई गई थी कि जो पहला डेमोन्स्ट्रेटर होगा तो उसकी पहली उड़ान 2029 तक हो सकती है। लेकिन अब जिस तरह से इस प्रोग्राम के पार्टनर्स के बीच डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए इस बात की संभावना है कि जो प्रोग्राम है और भी डिले हो सकता है और इसकी टाइमलाइन 2050 तक भी जा सकती है। फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उनके अपग्रेडेड डसॉल्ट मिराज 2000D कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अब फुली ऑपरेशनल हो चुके हैं और 2025 के अंत तक फ्रेंच एयरफोर्स के सर्विस में 50 अपग्रेडेड मिराज 2000D एयरक्राफ्ट की फ्लीट शामिल होगी और इस अपग्रेड में एयरक्राफ्ट के वेपन्स और एवियोनिक्स को अपग्रेड किया गया है और जो फ्रांस है वो क्लोज एयर सपोर्ट में अपने रफाल फाइटर्स के साथ इन अपग्रेडेड मिराज 2000 फाइटर्स को एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह मेंटेन करना चाह रहा है। बाकी वेपन अपग्रेड के तौर पर इस मिराज 2000D एयरक्राफ्ट में 30 mm के कैनन पॉड को फिट किया गया है। जो पुरानी R550 मैजिक 2 शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स थी, तो उन्हें MBDA की नई माइका इंफ्रारेड मिसाइल से रिप्लेस किया गया है। इसके अलावा इनमें हैमर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस को भी इंटीग्रेट किया गया है और इसके अलावा थेलिस के जो टेलियोस लेजर डेजिग्नेशन पॉड है जो कि रफाल में फिट किए गए, तो मिराज 2000 फाइटर्स को भी इनके साथ कंपैटिबल बनाया गया है। और अब ये जो अपग्रेडेड मिराज 2000D एयरक्राफ्ट हैं, तो ये फ्रेंच एयरफोर्स की सर्विस में 2030 के बियॉन्ड भी रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि भारतीय वायुसेना घातक UCV प्रोग्राम के बाद सुपरसोनिक UCAVs पर भी विचार कर सकती है, जो कि भविष्य में एयरफोर्स के एरियल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार जश ठाकुर वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि व्हाइट नाइट कोर किस कमांड के अंडर आती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पर जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।